बहुत स्वागत है आपका फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क में। मैं हूं अंसर बुखारी। बस्तर एक बार फिर से उबल रहा है। रीजन क्या है, वजह क्या है, इसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जहां पर यह दम भरा जाता है कांग्रेस की तरफ से कि वो आदिवासियों के साथ खड़ी रहने वाली सरकार है, ये भी दावा करती है कि उसके राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो फिर आखिर बस्तर में जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, हजारों की संख्या में आदिवासी गांवों से बाहर छोटे छोटे इलाकों से जमा होकर के सड़कों पे खड़े हुए हैं, तो वो क्यों खड़े हुए हैं, किस बात को लेकर के आखिर उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आज हम आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर सेलगर गोलीकांड के बाद किस तरह से छत्तीसगढ़ में जो राजनीति है वो उबाल मार रही है और क्या कुछ वहां की राजनीति है। इस वक्त हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए विकास तिवारी साहब, जो कि बस्तर टॉकीज एक छोटा सा उनका अपना यूट्यूब चैनल है। हालांकि जिस तरह के मुद्दे वो उठा रहे हैं, जाहिर है कि उससे कहीं ना कहीं जो दबे कुचले और बहुत ही पिछड़े हुए समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी आवाज बन रहे हैं। आज वो हमारे साथ हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वो उसके फाउंडर हैं और मुख्तलिफ, ये कहा जा सकता है कि अलग अलग मीडिया हाउसेस के लिए भी वो अपनी सर्विसेज देते रहे हैं, तो वो हमारे साथ हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। विकास जी, सबसे पहले हमारा आपसे सवाल ये है कि आखिर इस वक्त बस्तर उबल रहा है, तो उसके उबलने की वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर तो शांत हुआ ही नहीं था कभी जी। बस्तर लगातार उबल रहा है। बस ये है कि दिल्ली के उस आंदोलन को छोड़कर बहुत लंबे समय के बाद, बहुत देर से अब ध्यान दिया गया। 1 महीने से यहाँ पे ये आंदोलन चल रहा है और आपको बताऊं कि इसमें 3 जानें चली गई हैं, इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। वरना कैंप का विरोध बस्तर के अलग अलग इलाकों में पिछले 2 साल से लगातार हो रहा है इसी तरह से। लेकिन ये हुआ है कि उन आंदोलनों में गोलियां नहीं चली हैं, किसी भी ग्रामीण की मौत नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीण इसी तरह से आंदोलन लगातार कर रहे हैं। यानी आंदोलन होते रहते हैं, वहां पर आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से ये पिछले दिनों जो एक गोली कांड हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हुई, ये कहा जा सकता है कि साफ तौर पर के लोगों ने अपनी जमीनों के छीने जाने के डर से वहां पर प्रदर्शन किया और जिसे नक्सलियों से जुड़ करके उन पर फायरिंग की गई। बिल्कुल, इसके पहले भी जितने सुरक्षा 23 कैंप लग चुके हैं पिछले 2 सालों के भीतर बस्तर के अलग अलग स्थानों में। बस्तर संभाग है जिसमें 7 जिले हैं और 7 जिलों में अलग अलग स्थानों पे 23 कैंप की स्थापना की गई है और लगभग सभी जो जिले हैं वो माओवाद से प्रभावित, उनके कब्जे में है उनके इलाके बहुत सारे। और लेकिन कहीं पे गोलियां नहीं चली। अब बस्तर के साथ ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है बस्तर का कि बस्तर की गूंज सभी दिल्ली तक पहुंचती है जब धमाका होता है, जब जाने जाते हैं। प्रोटेस्ट और आंदोलन की आवाज बस्तर से बाहर नहीं निकल पाते। कई आंदोलन कोई दिक्कत नहीं, कोई सुनता नहीं। और चूंकि आदिवासियों की बोली थोड़ी सी टफ है, अलग है, तो कोई समझना भी नहीं चाहता कि वो अपनी भाषा में अपनी बोली क्या मांग रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। और शायद यही वजह है, वो जो चाहते हैं वो उनको नहीं दिया जा रहा है। जैसे बस्तर के आदिवासी विकास चाहते हैं, लेकिन वो आपकी तर्ज पे नहीं चाहते। आप जैसा विकास चाहते हैं कि कई लोगों के विकास के पैमाने होते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, शॉपिंग मॉल्स बन जाएं, थिएटर बन जाएं, चौड़ी सड़कें बन जाएं, तो ये विकास। तो बस्तर के जो आदिवासी हैं वो आपकी तरफ से विकास नहीं चाहते। वो चाहते हैं उनके गांव में उसी तरह से पेड़ हो, बड़े बड़े जंगल हो और खूबसूरत नदियां हो, पहाड़ हो, हरे भरे हो, जिसमें महुआ, टूरा और आम, इमली और इन तरह के सारे वनोपज हों पर्याप्त प्रचुर मात्रा में। और वो उसी तरह से सुख शांति से दिन भर जंगल में घूमें और जंगल में घूमने के बाद उसे इकट्ठा करें और उसे अपने साप्ताहिक बाजार में बेचें और वहां से अपने रोजमर्रा की जरूरत के सामान लेकर घर लौटें। और लेकिन जब वो बीमार पड़े तो उनके गांव में अस्पताल,
लेकिन जब उनका कोई बच्चा हो तो वो पढ़ाई करे, तो उसे पढ़ ले, और जब वो छोटा हो तो वो कुपोषित ना हो, आंगनबाड़ी हो, इस तरह की व्यवस्थाएं उन्हें चाहिए। विकास के दर से ये सारी चीजें चाहिए। उनको ये नहीं चाहिए कि आप जंगल काट के वहाँ पे बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल और बिल्डिंग के बना, लेकिन आप विकास का जो आपका जो परिभाषा है वो दरअसल दूसरा है, और उनके विकास की परिभाषा सुकून और शांति। तो ये थोड़ा सा फर्क है, और सरकार यही विकास देना चाहती है कि चौड़ी सड़कें बना दीजिए। और दरअसल ये भी है कि कहीं ना कहीं माओवादियों का एक दबाव और प्रभाव तो है इसके पीछे, और ऐसा नहीं है कि पूरा मामला ही माओवादियों का है। ग्रामीणों के सवालों के जवाब भी सरकार के पास नहीं है। दरअसल ये जो सड़क बनाई जा रही है, सिलगेर का मामला, जगरगुंडा से लेके आवापल्ली बीजापुर तक, उसके बीच में जो सड़क बन रही है, सलवा जुड़ूम के पहले ये सड़क इस पे आवागमन जारी था, बहुत आराम से लोग आना जाना करते थे। लेकिन सलवा जुड़ूम में जो नरसंहार हुआ और उसके बाद में फिर माओवादियों का कब्जा बढ़ गया, और उन्होंने इस रास्ते को पूरी तरह से खोद के बंद कर दिया, बर्बाद कर दिया, और फिर धीरे धीरे उन इलाकों से आवाजाही ही बंद हो गई, और अब तो वहाँ सड़क नाम की कोई चीज ही नहीं। तो उस सड़क को फिर से खोलने की जिम्मेवारी पुलिस ने ली है और प्रशासन ने ली है कि फिर से उस सड़क को खोला जाएगा। तो एक बात तो ये भी तय है कि जिस इलाके से सड़क होकर गुजर रही है, और तररेम सिलगेर का जो इलाका है, ये माओवादियों के बहुत मजबूत बटालियन का इलाका है। तो अगर इस इलाके से सड़क होकर जाएगी तो इसमें माओवादियों को एक बड़ा नुकसान तो होगा। हालांकि ये बात भी तय है कि जिस इलाके से सड़क गुजर जाती है तो ऐसा नहीं कि उस इलाके से माओवाद समाप्त हो जाता है। अभी बीते दिनों आपको याद हो अगर, तो सुकमा से कोंटा के बीच में बहुत बेहतरीन सड़क बनी है। किसी समय में उस रास्ते को पार करना अपने आप में चुनौती हुआ करती थी, लेकिन अब वहाँ कंक्रीट बहुत मजबूत सड़क है कि नक्सली या माओवादी उसमें बम लगा के विस्फोट भी नहीं कर सकते, इतनी मजबूत है कंक्रीट की सड़क। और ये था कि वहाँ रात को 1 बजे भी आप आवागमन सफर कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद रात 8 बजे माओवादी बड़े आराम से उस सड़क पे आए और 7 गाड़ियों को जलाकर 1 घंटे तक तांडव मचाया, और उस घटना स्थल से 3 किलोमीटर की दूरी पर सीआरपीएफ कैंप और थाना था, लेकिन फोर्स 1 घंटे तक नहीं पहुंच पाई। मतलब माओवादियों को तांडव जहां भी मचाना हो मचा सकते हैं, जो भी घटना करनी कर सकते हैं, सड़क उसमें व्यवधान उत्पन्न नहीं कर पाती उनके लिए। लेकिन ये बात जरूर है कि उन्हें थोड़ी सी परेशानी तो होती है, और ये लड़ाई है जी जी यही मुख्य वजह है कि सिलगेर में यदि कैंप लगेगा तो सड़क बनेगी आसानी से, और सड़क बनेगी तो माओवादियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन माओवादियों ने जो ग्रामीणों को तर्क दिया है, और जिस तर्क को लेकर ग्रामीण वहां पर एकत्रित है, मुझे लगता है उस तर्क का जवाब नहीं है सरकार के पास में। वजह यह है कि ग्रामीणों का कहना है, जो कि सबका ये आरोप है कि माओवादी उन्हें बरगला कर या दबाव में या प्रभाव में उन्हें भेजे। तो जहां जहां पे सीआरपीएफ कैंप लगे, ये बात तो तय है कि कैंप लगने के बाद बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो लोग ग्रामीण जंगलों में रहते हैं और वनोपज एकत्रित करते हैं, तो उन्हें माओवादी बताकर गिरफ्तार किया जाता है। ऐसी कई घटनाएं। लेकिन ये भी सही है कि कई दफे गाय चराने वाला चरवाहा ही आईडी ब्लास्ट कर देता है। तो आपको ये पहचान पाना काफी मुश्किल है फोर्स के लिए भी कि जंगलों में घूमने वाले आदिवासी है या माओवादी। तो बीते दिनों सीपीआई के जो नेता हैं और पूर्व विधायक मनीष कुंजामी, उन्होंने इस बात को कहा था कि फोर्स के लिए बस्तर के जंगल में घूमने वाला हर आदिवासी माओवादी, हर किसी को इसी शंका से देखते हैं, और इसका बड़ा खामियाजा फोर्स को उठाना पड़ा, इसी वो देखते भी हैं। तो इस वजह से कई दफे आदिवासियों के ऊपर प्रताड़ना तो होती, और सड़क बनने के बाद बाहरी लोगों का इंटरफेयर बढ़ता है। नहीं, आपको बता दूं इस प्रताड़ना का असर यह होता है कि बीजापुर जैसी घटना भी सामने आती है। बीजापुर जैसी घटना भी सामने आती है बाइक वाली, और भोपाल में मड़कम हिड़मे के साथ ऐसी घटना हुई थी। सैकड़ों घटनाएं, सीमापुरम सारकेगुड़ा में ऐसी कई घटनाएं, गांव से गांव जला दिए गए और आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार किए गए। बहुत सी ऐसी घटनाएं जिनकी जांच हुई, जांच होने के बाद निष्कर्ष आए या नहीं आए, आरोपी गिरफ्तार किए गए कि नहीं किए गए नहीं मालूम, और जो लोग मर गए तो किसी को कोई अफसोस नहीं हुआ। और 3 दिन के
बाद चौथे दिन किसी ने उस पर बात की। तो ऐसी ये उदाहरण के तौर पर आपकी बातचीत से जो पूरा निष्कर्ष निकल के आता है, ये जंगल और जमीन की लड़ाई है जो आदिवासी इस वक्त लड़ रहे हैं, जो उनके पूछे बगैर, यानी राज्य सरकार ने उनसे किसी तरह का कोई मशवरा, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की और वहां पर सुरक्षा बलों के लिए एक कैंप लगाया और जिसकी वजह से जब गांव के और ग्रामीण लोगों ने जो है इसका विरोध किया तो उनपे इस तरह की घटना हुई और फायरिंग की घटना में 3 लोगों की मौत हुई। सिंपल सी बात ये सब उभर करके सामने आती है। लेकिन अगर बात हम जो है सरकार की करें, सरकार ये दम भरती है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी ये कहती आई कि वो जो है हमेशा से आदिवासियों के साथ है, जल और खासतौर से जंगल और जमीन की लड़ाई में वो हमेशा उनके साथ साथ रही है। लेकिन उसके अपने राज्य में आदिवासी अगर इस तरह से सड़कों पर उतर रहा है और उसकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, तो इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पर आरोप मत लगाइए। दिक्कत क्या है कि ये सत्ता का चरित्र है और मैं आपको बता दूं तो कमजोरों के साथ, पीड़ितों के साथ कमजोर ही खड़ा होता है और कमजोर हमेशा विपक्ष होता है हमारे देश में, हमारे लोकतंत्र में। चाहे जितना भी मजबूत विपक्ष हो, वो कमजोर ही होता है। वो हल्ला करता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, सत्ता में बैठे लोगों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस नहीं की कभी भी आदिवासियों के साथ में, दरअसल विपक्ष आदिवासियों के साथ में। भूपेश बघेल जब विपक्ष में थे तब वो आदिवासियों के साथ में थे, क्योंकि वो मुद्दा था उनके लिए। आदिवासी एक वोटर और एक मुद्दा से बढ़ के किसी राजनीतिक दलों के लिए कुछ नहीं। आज भाजपा के लोग जांच करने जा रहे हैं क्योंकि आज वो विपक्ष में। तब कांग्रेस थी, वो जाती थी, तब वो ट्वीट करती थी, राहुल गांधी खुद ट्वीट करते थे कि हम बेला भाटिया के साथ में आदिवासियों के लिए लड़ रही हैं, हम सोनी सोरी के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, वो आदिवासियों के लिए लड़ रही हैं। आज उसी बेला भाटिया की सोनी सोरी को सिलगेर जाने से रोक दिया जाता है। आज बेला भाटिया पर यही कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं कि ये तो माओवादियों के लिए काम करती है, जबकि एक समय यही बेला भाटिया मदर टेरेसा हुआ करती थी कांग्रेस के लोगों के लिए कि बेला भाटिया तो बस्तर में आदिवासियों के लिए काम कर रही हैं, उन्हें क्यों रोका जा रहा है। आज आप सत्ता में, आप रोक रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी का नहीं, ये सत्ता का चरित्र है, बैठ जाता है। सत्ता का चरित्र है, जो सत्ता का सुख पाता है तो वो बदल जाता है, सारी चीजें भूल जाता है, बदल जाता है सारी चीजें। फिर बिल्कुल इसमें चौंकने वाली बात नहीं। और ये एक सर्कल है, ये चलता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। आप बदलाव के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, दरअसल आप पता नहीं किस लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बदल तो कुछ दूसरा रहा। बहुत सारी चीजें बदल जा रही हैं, आदिवासी बदल जा रहे हैं, बस्तर बदल जा रहा है, देश बदल जा रहा है। आप देख रहे हैं कि धरती बदल जा रही है, तो फिर आदिवासी और बस्तर की तो बात ही बहुत दूर की। अच्छा, आपने कुछ देर पहले एक जिक्र किया था कि जांच कमेटियां भी बैठती रही हैं। 3 लोगों की यहाँ पर सिलगर गोलीकांड में जो है मौत हुई है। ऐसी स्थिति में चूंकि सरकार अब ये इस पूरे मामले पर राजनीति भी हो रही है, जहां विपक्ष एक जो है कमेटी गठित कर रहा है, तो सरकार ने भी एक कमेटी गठित कर दी है, मामले की जांच हो रही है। कमेटियां इस तरह से गठित होती हैं, जांच भी होती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट कहाँ चली जाती है किसी को कुछ नहीं पता चलता और नतीजा ये होता है कि वो पूरा का पूरा केस फाइलों के अंदर दबके रह जाता है। इस पूरे अगर सिनेरियो को देखें, पूरे हालात को देखें, आपको कितना टफ लगता है ये पूरी लड़ाई? देखिए, लड़ाई तो बहुत मुश्किल है और तरीका बहुत ही गलत है लड़ने का। सबसे बड़ी बात ये है कि लड़ कौन रहा है और लड़ किसके लिए रहा है। दरअसल यहाँ लड़ाई माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच में है। किसी ने बीते दिनों कहा था कि अब माओवादियों को और कितना दिन पालेगी सरकार, हो गया, अब तो खत्म करने का वक्त हो चला है। तो मेरा सवाल था, पैदा किसने किया? सरकार ने पैदा किया है, तो पालेगी की सरकार। और आपसे पैदा किए हुए को समाप्त करने की आप आदिवासियों की जान तो नहीं ले सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि माओवादी भी जो लड़ रहे हैं, तो माओवादी भी कोई अपने विचारधारा की लड़ाई लेके नहीं लड़ रहे। दरअसल बस्तर में तो उनका आगमन भी हुआ था कि अपने लिए वो एक स्थान ढूंढ रहे थे छुपने के लिए, एक पनाहगाह। आप जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने तो नहीं आए थे, ये तो अटल सत्य है, ठीक है। और लेकिन आप आदिवासियों के कंधे पे बंदूक रखकर चला रहे हैं।
सरकार आदि माओवादियों को समाप्त करना चाह रही है, जो कि उनकी लापरवाही की वजह से यहाँ पे पनपे हैं। अब ये इतने ताकतवर हो गए हैं माओवादी की को समाप्त कर पाना ये नासूर बन चुके हैं, और मुझे लगता है कि आप नासूर बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या होगा बस्तर की स्थिति। तो ये दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन मर्द सिर्फ आदिवासी रहा है, सिर्फ। और ये लड़ाई जो चल रही है, दरअसल ये लड़ाई किसी गरीब तबके के लिए नहीं चल रही। सरकार इसलिए लड़ रही है कि वो जमीन खाली हो जाए, वहां पे शांति व्यवस्था बहाल हो जाए, उसके बाद हम कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट डालें। किसी ने बताया तो क्या वजह, बिल्कुल ये क्या वजह है कि आखिर जो सरकार चाहती है, जिस मंशा के, जाहिर है कि उसके सामने एजेंडा विकास का होता है, क्या वजह है कि वो अपनी इस सोच को आदिवासियों तक कन्वर्ट नहीं कर पाती, कन्विंस नहीं करा पाती? मन साफ नहीं है ना, दिक्कत है, मन साफ नहीं। आप असल में जितनी योजनाएं, जो भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं आदिवासी के नाम, लेकिन वो होती नहीं है ना आदिवासी। लेकिन आपको बताना है कि आप आदिवासियों का विकास करना चाह रहे हैं। किस आदिवासी का विकास? ये आदिवासी खुद अगर विकसित हो जाता है तो अपने पड़ोसी को रोक देता है विकास होने से। दिक्कत है जितने बस्तर में नेता है वो कभी ना कभी बहुत निचले स्तर पे रहे, और आज अगर वो समृद्ध हो गए, मतलब आप सोचिए कि मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बस्तर के कुछ ऐसे नेता हैं जिनके विदेश में भी होटल चल रहे हैं, मैंने सुना है। ठीक है, तो एक आदिवासी नेता का होटल अगर विदेश में खुल सकता है, तो वो आदिवासी अपने क्षेत्र के आदिवासियों को इस लेवल तक क्यों नहीं लाया कि वो लोग कम से कम कार में सफर कर पाए, मोटरसाइकिल में सफर कर पाए। आज भी लोग पैदल ही सफर करते हैं बस्तर के अंदरूनी इलाके। तो ये खुद नहीं चाहते ना, कोई चाहता ही नहीं इनका विकास, क्योंकि पता अगर विकास हो जाएगा तो ये समझ जाएंगे, फिर इनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और बेवकूफ नहीं बना सकेंगे अगर आप, तो फिर आपको चुनेंगे भी नहीं, फिर आपको मानेंगे भी नहीं, फिर आपकी इज्जत भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता चल जाएगा कि आपने इनको तो बखूबी लूटा है। तो फिर आपका अस्तित्व जो है डावाडोल हो जाएगा, अस्तित्व खतरा हो जाएगा। तो ऐसी तमाम बातें हैं। और ये सारी लड़ाइयाँ बेफिजूल हैं, और बस एक दूसरे के कंधे पे रख के चलाई जा रही हैं। मैंने बताया ना कि बंदूक हर किसी के हाथ में है, निशाने पे आदिवासी। ये परवाह किए बगैर कि एक मासूम मर रहा है, एक आदिवासी मर रहा है जो आपका दुश्मन नहीं, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? यहाँ तो एजेंडा बनाने वाले लोग ही कभी बस्तर नहीं आते, एसी चेंबर में बैठते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि 10-20 मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। माओवादी भी सोचते हैं कि 10-20 मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो 10-20 के मरने का फर्क किसी को नहीं पड़ता यहाँ पे, इसलिए एजेंडे बनाए जा रहे हैं, और अपने हिसाब से बदस्तूर जारी है, लड़ाई जारी है। तो ये नेताओं का जो ये कहना कि जनहित में सारे काम किए जा रहे हैं, जनहित के लिए जनता की तरफ से वो चुन के आए हैं, इसलिए उनके विकास के काम कर रहे हैं, ये सब खोखले वादे हैं, खोखले दावे। बहुत बहुत शुक्रिया। बस्तर से ये विकास तिवारी थे जो बता रहे थे कि आखिर बस्तर क्यों उभर रहा है और क्यों इस तरह के हालात बने हुए हैं। विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ आपसे ये भी गुजारिश है कि आप को इस चैनल के सहयोग की जरूरत है, आप अपना सहयोग भी जरूर दें। तो इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।